वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो वीडियो लाए हैं हम, एक नया सीरीज है जिसमें हम लोग जीएस का क्विक रिवीजन जो अक्सर पूछे जाते हैं उस कुछ क्वेश्चनों का संग्रह होगा, जिसका हम लोग डिटेल एनालिसिस इसमें देखेंगे, जो आने वाले 67th बीपीएससी सीडीपीओ इस सब एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम है, परीक्षा है, सब में बहुत उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का, दशावतार मंदिर किस काल में बनाया गया था? इन विच पीरियड दशावतार टेम्पल वॉज बिल्ट? तो ये जो बनाया गया था ये गुप्ता पीरियड में बनाया गया था। गुप्ता, अब बताइए गुप्ता डायनेस्टी का खोज किसने किया था? तो गुप्ता डायनेस्टी का जो फाउंडर थे वो श्री गुप्ता थे। और ये दशावतार टेम्पल जो बनाया गया था 6th BC में बनाया गया था। और ये उत्तर प्रदेश के देवगढ़ एक जगह है वहाँ पे है, जो कि झांसी के पास है। और ये दशावतार टेम्पल जो है किसका टेम्पल है? तो ये है विष्णु भगवान जी का। तो याद रखिएगा, दशावतार टेम्पल जो गुप्ता पीरियड में बनाया गया था, और ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश झांसी के पास है जगह, वहाँ पे है। और ये विष्णु भगवान का मंदिर है। चलिए नेक्स्ट है शारदा एक्ट कब आया था? व्हेन डिड द शारदा एक्ट कम? तो ये शारदा एक्ट क्या है हम अभी बताएंगे इसका डिटेल। सबसे पहले देखिए, शारदा एक्ट जो आया था 28 सितंबर 1929 को 1929 में आया था। ये हरबिलास शारदा नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ही ये इंट्रोड्यूस किया था शारदा एक्ट। लॉर्ड इरविन उस टाइम में हुआ करते थे हमारे वायसराय, ठीक है। और ये 1 अप्रैल 1930 को पूरे ऑल ओवर इंडिया, मतलब जब ब्रिटिश राज थे हमारे इंडिया में, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये लागू हो गया था। ये बेसिकली था क्या? चाइल्ड मैरिज एक्ट था, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट था। इसमें क्या किया गया था कि गर्ल का जो एज हुआ करता था उसको बढ़ाया गया था, एक फिक्स किया गया था कि इतने से कम में इनका शादी नहीं होना चाहिए। तो फिक्स्ड एज किया गया था गर्ल का। तो 14 साल उस टाइम में किया गया था गर्ल के लिए, और बॉय के लिए 18 साल किया गया था। मैरिज का एज फिक्स किया गया था। तो ये याद रखिएगा, गर्ल और बॉय का एज जो है मैरिज के लिए फिक्स किया गया था। फिर अगर हम आते हैं 1949 में, तो यहाँ इस शारदा एक्ट को कुछ चेंजेस किया गया है। तो इसमें गर्ल का जो एज है 1 साल बढ़ाया गया, 15 साल किया गया। फिर 1978 में आया तो यहाँ पे 18 ईयर हो गया, और बॉय का हो गया यहाँ पे 21 ईयर। और ये इसलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस बार जो आया है अभी गर्ल का एज जो फिर से शादी के लिए बढ़ाया जा रहा, जो 21 साल होना चाहिए, जो अभी न्यूज़ में हाल ही में था। तो इसलिए मुझे बहुत ही बेहतर लगा क्वेश्चन, इसीलिए हमने इसमें डाला। तो याद रखिएगा 1929 में आया था। इसमें लड़कियों का एज जो किया गया था शादी के लिए फिक्स 14 साल, और लड़कों के लिए किया गया था 18 साल। 1949 में फिर ये इसमें कुछ चेंजेज आएगा, तो गर्ल का फिर से बढ़ेगा 1 साल, 15 साल कर देगा। फिर 1978 में आया तो उसमें भी कुछ चेंजेज आया, उसमें लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों का 21 साल कर दिया गया। अभी फिर से 2021 में हम लोग बात करें तो फिर से लड़की का एज क्या होने वाला है? फिक्स होने वाला है शादी के लिए, जो कितना ईयर? 21 ईयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? अहमदिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो ये अहमदिया मूवमेंट जो था ये चलाया गया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद। कब? 1989 में चलाया गया था। ये इस्लामिक रिलीजियल मूवमेंट था। अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी ये उसके द्वारा चलाया गया था। और ये 19th सेंचुरी में पंजाब के रीजन में ये अहमदिया आंदोलन चलाया गया था। इसका एम मेनली क्या था? प्रोटेक्ट मुस्लिम कम्युनिटी फ्रॉम द इविल थीट, मतलब मुस्लिम समाज में जो बुराई फैल गई थी उसको रोकने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। तो याद रखिएगा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया गया था अहमदिया आंदोलन 1889 में। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, बिहार के कितने प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं? व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल ऑफ बिहार लिव इन द अर्बन एरिया? तो ये जो है 11.3% लोग जो रहते हैं ये अर्बन एरिया में रहते हैं। और अगर हम बिहार के एरिया की बात करें तो
94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। अप्रॉक्स 2.86% ऑफ इंडियाज़ एरिया, मतलब जितना लैंड मास एरिया का है उसका 2.86% जो है बिहार है, ठीक है। और ये पॉपुलेशन वाइज करें तो बिहार हमारा थर्ड लार्जेस्ट स्टेट हो जाता है, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट बाय पॉपुलेशन। और ऑलमोस्ट 58% ऑफ बिहार पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 25। मतलब अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पीपल कहाँ रहते हैं इंडिया में, तो ये बिहार में रहते हैं। बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द यंग पीपल ऑफ एनी इंडियन स्टेट्स। और एरिया की बात करें हम यहाँ पे तो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड एंड द अप्रॉक्स 17.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडिया में रहते हैं। तो याद रखिएगा 11.3% पीपल जो है बिहार के शहरी क्षेत्र में रहते हैं। तो इसमें अगर आप माइनस कर दीजिएगा 100 में से तो अप्रॉक्स आएगा आपका 87%। तो 89 के आसपास आएगा। तो इतने प्रतिशत लोग रहते हैं कहाँ पे, गांव में। एरिया वाइज अगर पॉपुलेशन वाइज करें बात तो ये पूरे इंडिया का तीसरा ऐसा स्टेट है जो बड़ा है पॉपुलेशन वाइज। तो इसमें अगर हम बात करें यंग पीपल का तो 25 साल से जो नीचे का होता है तो बिहार में लगभग 58% पीपल जो है वो निवास करते हैं, यंग पीपल, ठीक है। तो बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द यंग पीपल ऑफ एनी इंडियन स्टेट्स। और इंडिया की बात करें तो लगभग 2.4% वर्ल्ड का जो एरिया है वो इंडिया का है, ठीक है। और अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें तो 17.7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो रहता है कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा कितने भारतीय राज्य से होकर गुजरती है। इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री पासिंग थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स। तो देखिए ये 82 डिग्री की बात हो रही है। तो ये एक रेखा है जिससे पूरे इंडिया का टाइम वहाँ से मैनेज होता है, जो गुजर रही है कहाँ से, इलाहाबाद के पास से। इलाहाबाद के पास एक जगह है मिर्ज़ापुर। अब मिर्ज़ापुर के भी पास एक जगह है नाइनी। तो यहाँ से ये गुजर रही है IST, जिसको हम लोग भारतीय मानक समय या इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं। और वो जो लाइन है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो ये 5 इंडियन स्टेट से गुजर रही है, 5 इंडियन स्टेट्स। अब ये 5 इंडियन स्टेट्स कौन कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 स्टेट से हमारा भारतीय मानक समय रेखा गुजर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। व्हिच इंडियन रिवर कट्स द ट्वाइस ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। चलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, अगर हम इंडिया की बात करें तो एक लाइन गुजरती है यहाँ से जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। तो यहाँ पे एक माही रिवर है, माही रिवर हमारे कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो याद रखिएगा कौन सी भारतीय नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो यह है माही नदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। व्हेन वाज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्टेड। तो ये स्टार्ट किया गया था 12 अप्रैल 2005 को। उस टाइम में हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। और इसका जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है इसका कुछ एक्सटेंड किया गया 2013 में, जिसका नाम है नेशनल हेल्थ मिशन। और 2018 में फिर से एक्सटेंड किया गया 2020 के लिए। अगर हम बात करें तो नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जो चलाया गया था 1983 को चलाया गया था। तो ये भी याद रखना, इससे रिलेटेड नहीं है, बट अगर पूछ दिया जाए कि नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम जिसको क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग का निवारण, तो ये कब स्टार्ट किया गया था, तो 1983 में किया गया था। और दूसरा है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब चलाया गया था इंडिया में, तो 1975 में चलाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस जनरल गवर्नर के समय में पारित किया गया था। द हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट वाज पास दूरिंग द टाइम ऑफ द व्हिच जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया। तो ये चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में।
हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम जो चलाया गया था, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। और इसको जो और यहाँ पे और इसके टाइम में आया था क्या, हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट 1856 में चलाया गया था। 1856 में ये लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। और देखिए लॉर्ड डलहौजी के टाइम में और क्या हुआ था, गोरखा रेजिमेंट जो अभी भी हैं, गोरखा रेजिमेंट का फॉर्मेशन हुआ था। टेलीग्राफ आया था इसके टाइम में। इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियन पोस्टल सर्विस इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये लॉर्ड डलहौजी थे हमारे यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया थे, जिसका कार्यकाल लगभग वहीं, अगर हम रेलवे की बात करेंगे तो 1953 के आसपास ये स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर किया गया? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एस्टैब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द विच कमेटी? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई। तो सीबीआई का जो गठन किया गया था, ये किया गया था 1963 में किया गया था। और ये जो थे इनके कमिटी जो गठन करने वाले थे, संथानम कमिटी थे। और इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1963 में। और ये क्या है, स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी क्या होता है ये बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरे वीडियो में। चलिए नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं? अकॉर्डिंग टू व्हिच आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन कॉल द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? तो देखिए ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 108 है। 108 में प्रेसिडेंट को ये अधिकार देता है कि दोनों सदनों को एक ज्वाइंट संयुक्त बैठक बुला सके। और ये बुलाएंगे प्रेसिडेंट, लेकिन उस मीटिंग का या उस सभा का जो अध्यक्ष करेंगे वो लोकसभा के स्पीकर करेंगे। तो याद रखिएगा, बुलाएंगे प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 एंड उसका जो प्रेसिडेंटशिप करेंगे वो लोकसभा के स्पीकर करेंगे। अगर स्पीकर नहीं है या एब्सेंट है तो वो कौन करेंगे, डिप्टी स्पीकर करेंगे। फिलहाल अभी भी डिप्टी स्पीकर के जो पोस्ट है लोकसभा में वो अभी भी खाली है। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी स्पीकर कौन है लोकसभा का, तो ओम बिरला साहब है, ये 17 लोकसभा के स्पीकर है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है अभी हमारे, एम वेंकटैया नायडू, जो कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। तो याद रखिए डिप्टी स्पीकर के पोस्ट अभी खाली है। हरिवंश नारायण सिंह जी जो है डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है। और अभी तक अगर बात करें ज्वाइंट सिटिंग कितने बार बुलाया गया, तो अभी तक हमारे इंडिया में 3 बार ज्वाइंट सिटिंग बुलाया गया है। कब कब, एगो जब डॉबरी बिल पास हो रहा था उस टाइम में, डॉबरी प्रोहिबिशन बिल 1961 में बुलाया गया था। दूसरा बैंकिंग सर्विस कमीशन जो 1978 में बुलाया गया था। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002 इस टाइम में बुलाया गया था। तो अभी तक हमारे इंडिया में बस 3 ही बार ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया गया था। चलिए नेक्स्ट है 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन 1909 में? तो ये थे हमारे सत्येंद्र सिन्हा, जिसको बैरन सिन्हा भी बोलते हैं। और ये हमारे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार एंड उड़ीसा के रह चुके हैं, पहले गवर्नर। और ये पहले हमारे इंडियन एडवोकेट जनरल भी बने बंगाल के, कब, 1920 में। और ये पहला ऐसा इंडियन थे जो मेंबर बने ब्रिटिश मिनिस्ट्री में। और 1915 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये बम्बई के सेशन में इनको प्रेसिडेंट के रूप में भी चुना गया था। तो याद रखिए कार्यकारी परिषद में जो अंग्रेज के वायसराय के कार्यकारी परिषद से उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय जो थे सत्येंद्र सिन्हा साहब थे, जिसको बैरन सिन्हा के भी नाम से जानते थे। बेसिकली ये वेस्ट बंगाल के थे। चलिए, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड? तो ये स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को किया गया था गया सेशन में, एट गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का गया सेशन हो रहा था, तो वहाँ पे ये मतलब बनने की बात हो रही थी। फाइनल आते आते 1 जनवरी 1923 को ये बन गया था। और ये जो थे फाउंडर थे जो थे स्वराज पार्टी के, CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो CR दास साहब जो प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए और मोतीलाल नेहरू जो सेक्रेटरी के रूप में चुने गए थे। जब 1925 में CR दास के मृत्यु हो जाती है तो ये पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और यही इसी का एक पार्ट था जो मद्रास के साइड में चेन्नई की तरफ वहाँ पे प्रोविंस स्वराज पार्टी एस्टैब्लिश हुआ था 1923 में ही, जिसके लीडर जो थे S सत्यमूर्ति थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इसके अलावा भी क्या फर्स्ट डिप्टी PM एंड फर्स्ट होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया थे। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी इनके पास था, और फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे और फर्स्ट होम मिनिस्टर भी थे। और इसको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो इनका जो जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। और इसी दिन हम लोग 31 अक्टूबर को मनाते हैं नेशनल यूनिटी डे, और या राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में भी चुना गया था 1931 में, 1931 में कराची सेशन में, जो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। और ये जाने जाते हैं बहुत सारे, उस टाइम जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट थे, उसको एक यूनियन जोड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उस टाइम में कहा जाता है कि 565 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनको ये जोड़ने का काम किया, एक यूनियन बनाने का काम किया। इंटीग्रेशन अबाउट द 565 प्रिंसली स्टेट इनटू द इंडियन यूनियन। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कब की गई थी? व्हेन वाज द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी साहब के पॉलिटिकल गुरु भी हैं। ये इस सोसाइटी का जो स्थापना किया था जून 12, 1905 में। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र पुणे में किया गया था। और ये बेसिकली ये संस्था जो क्या था, तो ये प्रमोट करते थे एजुकेशन को, सैनिटेशन को, हेल्थ केयर प्रोवाइड करते थे। फाइट अगेंस्ट द सोशल इविल ऑफ अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी ये आवाज़ उठाई थी। हितबदा इन्होंने एक मैगजीन चलाया था नागपुर से, कब? 1911 में। फिर आते आते 1915 के आसपास गोपाल कृष्ण गोखले साहब का जब मृत्यु हो जाती है तो ये सोसाइटी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। चलिए नेक्स्ट। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रेसाइडेड ओवर द लखनऊ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1916? तो ये जो देखिए, अब इसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इसमें जो किया गया था RC मजूमदार साहब किए थे। RC मजूमदार साहब किए थे, यहाँ पे लिखा नहीं है। चलिए, तो ये लखनऊ पैक्ट के भी नाम से हम लोग जानते थे। यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीगों के बीच, दोनों का एक एग्रीमेंट हुआ था। और बाल गंगाधर तिलक रिप्रेजेंट किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, एंड मोहम्मद अली जिन्ना जो किए थे मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंट किए थे लखनऊ अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी भी भाग लेते हैं। और यहीं पे राजकुमार शुक्ल साहब जो बिहार से अटेंड करेंगे लखनऊ सेशन, तो वहाँ महात्मा गांधी से मिलेंगे और उनको कहेंगे मोतिहारी आके वहाँ के किसानों की जो हालत है वो देखने के लिए कहा गया। तब महात्मा गांधी साहब 1917 में चंपारण आए, फिर वहाँ पे जो भी 3 कठिया सिस्टम था उनको समाप्त किया गया। चलिए नेक्स्ट। स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले कौन थे? हु वॉज द वन टू राइट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द कंप्लीशन ऑफ 50 ईयर ऑफ द इट्स एस्टैब्लिशमेंट? तो कहा गया कि कांग्रेस का जब 50 साल हो गया तब कांग्रेस के इतिहास जो लिखे वो कौन थे? तो वो थे पटाभी सीतारामैया साहब। ये 50
1935 में, मतलब जब देखिए 1885 में जब इसका फॉर्मेशन हुआ था आईएनसी का, तो यहाँ से जब हम 35 तक आएंगे तो 35 तक ये 50 साल पूरे कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक इतिहास लिखा जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का पटाभी सीतारामैया के द्वारा। और ये जनरली क्या थे, एक एक्टिविस्ट और लीडर थे आंध्र प्रदेश से, ठीक है। और ये भी जो प्रेसिडेंटशिप के लिए एक इलेक्शन हुआ करता था कांग्रेस के, कौन प्रेसिडेंट बनेगा उसके लिए एक इलेक्शन हुआ करता था ग्रुप में। तो 1939 में ये नेताजी सुभाष चंद्र जी के अगेंस्ट में महात्मा गांधी को सपोर्ट किए थे, महात्मा गांधी जी सपोर्ट किए थे पटाभी सीतारामैया का कि यहाँ पे लड़िए और आप प्रेसिडेंट बनिए। तो वहाँ पे ये पटाभी सीतारामैया जो है वो हार गए थे, नेताजी को नहीं हरा पाए थे, तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाए और नेताजी सुभाष चंद्र जी प्रेसिडेंट बन गए। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस रिजाइन मारेंगे, फिर जाके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है। अब चलिए, तो याद रखिएगा इन्होंने ही, पटाभी सीतारामैया ने ही 1935 में एक बुक लिखे थे या इतिहास लिखे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। फाइनली पटाभी सीतारामैया साहब 1948 में प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाएगा विद द हेल्प ऑफ द जवाहरलाल नेहरू। कब? 1948 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के रूप में संबोधित किया था? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे हमारे लास्ट वायसराय एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंटिल 1948 में। मतलब ये कह सकते हैं पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा पहला इंडियन गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये सी राजगोपालाचारी साहब थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, और वो भी इंडिया के थे। तो ये हो गया, अगर इंडियन पूछे तो सी राजगोपालाचारी, अगर पहला पूछे तो ये हो जाएगा, अगर पहला इंडियन पूछे तो सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, और अगर आप पहला पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड? तो इसके लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में ये बुक रिलीज हुआ था। और चलिए यहाँ पे कुछ राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो है 1950 से लेकर 1962 तक पहले प्रेसिडेंट रहे, हमारे प्रेसिडेंट रहे इंडिया के। और ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी रहे, और ये वकील थे पेशे से, स्कॉलर भी थे। और इसका जो जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में हुआ था। और इनकी वाइफ का जो नाम था राजवंशी देवी, कभी कभी पूछ देता है बीपीएससी में। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को जो भारत रत्न मिला था 1962 में मिला था। और ये पहले अस्थाई प्रेसिडेंट बने किसके? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। तो ये याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर ये आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और दूसरा सीरीज़ देखिए बहुत जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए